डेट आज 10 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इस लेक्चर के बाद कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लास्ट में न्यूज में रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन के हों, इन्वायरमेंट को हों, ज्योग्राफी के हों, किसी भी टॉपिक के हों। आप सबको पता है जैसे यूपीएससी लास्ट 1.5 साल या 2 साल के करंट अफेयर पूछता है, तो हम मिड 2021 से 2021 के अगस्त से या सितंबर से और 2022 का जो करंट अफेयर रहा है उसमें जो न्यूज़ में रहे टॉपिक, ये सब इसमें डिस्कस करते जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये कई दिन से न्यूज़ में है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो क्या है ये और अभी न्यूज़ में क्यों है? ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं, फॉर्मर का मतलब पूर्व गवर्नर, रघुराम राजन जी। इन्होंने अभी ये कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। कारण क्या बताए हैं? कारण है सबड्यूड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो घट रही है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बैंक हैं जो उनकी इंटरेस्ट रेट हाई है, और जब इंटरेस्ट रेट ब्याज की दर हाई होगी तो लोन कम लेंगे लोग, कंपनियां लोन कम लेंगी, इसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी आगे नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट कारण है स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। ग्लोबल ग्रोथ भी घट रही है जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है प्रभावित हो रही है। तो इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ या हिंदू ग्रोथ रेट क्या है? ये देखो, ये टर्म पहली बार यूज की थी 1978 में। राज कृष्ण नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जो अब मर चुके हैं, राज कृष्ण, ये अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1978 में ये टर्म यूज की, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ के लिए यूज की ये टर्म, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ या हिंदू ग्रोथ रेट। क्योंकि देखो, जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी, जीडीपी ग्रोथ 1950 से लेके 1980 तक लगभग ये ऑन एन एवरेज 4% के अराउंड रही थी, 4% के अराउंड रही थी जीडीपी ग्रोथ, हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसी में चाहे 4% से थोड़ा ऊपर या नीचे या 4%, इसी के अराउंड रही थी ऑन एन एवरेज इन 30 सालों में। तो इसलिए इसको कहा था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन ये हिंदू टर्म यूज की थी, क्यों की थी, और जो ये ग्रोथ रेट यूज की थी इसके कारण क्या क्या बताए थे? जो राजकृष्ण थे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये टर्म यूज की थी, ये 4% जो ग्रोथ रही थी हमारे जीडीपी की, ये क्यों रही थी, क्या कारण थे? उन्होंने कहा था इंडिया की सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं जो, उसकी वजह से, क्योंकि सोशलिस्ट पॉलिसी हैं उनमें स्टेट कंट्रोल ज़्यादा होता है। सोशलिस्ट पॉलिसी क्या होती है? जैसे हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर। इसमें सोशलिस्ट पॉलिसी में ये होता है कि गवर्नमेंट ऐसे सिस्टम पे ध्यान देती है जो अपने आप जो पीपल हैं अचीव नहीं कर सकते। जैसे सोशलिस्ट पॉलिसी में आ जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम को गवर्नमेंट द्वारा डेवलप करना, या एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करना, स्कूल्स वगैरह डेवलप करना। तो ये है सोशलिस्ट पॉलिसी, और इनमें स्टेट का कंट्रोल रहता है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट इनमें ज़्यादा इंटरफेयर करती है। दूसरा कारण बताया था इस रेट का राजकृष्ण जी ने, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है? आपने देखो, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होंगी तो ये टर्म पढ़ी होगी। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि हम बाहर से कुछ ना मंगाएं, इंपोर्ट ना करें, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसको हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही हो और हमें वो चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो इन दो पॉलिसी की वजह से इंडिया की ग्रोथ जो रही थी वो 4% के अराउंड रही थी 1950 से लेके 1980 तक। तो ये आपको याद रखना कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है जो, ये टर्म तभी यूज की जाती है कि देखो, एक तो ग्रोथ रेट भी स्लो हो, साथ में कर जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भी लो हो। पर कैपिटा जानते हो आप, जितना टोटल इनकम है, टोटल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो एक आदमी की इनकम क्या है वो आ जाएगी, उसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी लो रही, और पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होनी चाहिए, तो तभी हम बोलेंगे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये टर्म हिंदू क्यों यूज की थी? देखो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ऐसा बोलते हैं कि देखो, इंडिया पे बहुत सारे आक्रमण हुए, अटैक हुए, इन्वेडर आए, बाहर से अटैक किए, बहुत सारे यहाँ पे जैसे फॉरेनर आए, ये अंग्रेज़ लोग आए, ब्रिटिश या फ्रांस से आए, फ्रेंच या डच आए,
इन्होंने काफ़ी हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। इसके बावजूद भी जो हमारी हिंदू सभ्यता थी, इंडिया की मेजॉरिटी हिंदू सभ्यता, वो ऐसी की ऐसी रही। तो ये टर्म यूज की। बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, कि जो हिंदू टर्म यूज की, क्योंकि हिंदू में जो लिंक है ना कर्म और भाग्य का, इसकी वजह से ये स्लो ग्रोथ को लिंक कर दिया कि ये स्लो ग्रोथ है। जैसे हिंदू में कर्म और भाग्य का लिंक है, इसी तरह से हिंदू टर्म ली है, स्लो ग्रोथ से लिंक कर दी। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे लेटर लिबरल इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, जैसे पॉल बेरोच नाम के, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, कर्म और भाग्य का जो कनेक्शन है ऐसा इसका कोई कनेक्शन नहीं है लो ग्रोथ रेट का इस टर्म से, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की वजह से। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब वही इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है। जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया में प्रोड्यूस करें, बाहर से कुछ ना मंगाएं, यानी कि हम अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, इसकी वजह से लो ग्रोथ रही। दूसरा कारण बताया इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी। इंटरवेंशनिस्ट का मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी, आगे कंपनी खोल ली है नहीं खोल ली, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। अगर कंपनी आगे बढ़ानी भी है तो भी कंपनी से मतलब कंट्री, जैसे कंपनी आगे बढ़ानी है, एक्सपेंड करनी है, उसकी नई ब्रांच खोलनी है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना, लाइसेंस लेना। ये बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन था 1991 से पहले गवर्नमेंट का, तो इसकी वजह से ये ग्रोथ लो रही थी, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं। तो जीडीपी क्या होता है ये तो आप जानते हो, जीडीपी डिस्कस कर लेते हैं। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी बोलते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ए ईयर। यानी कि एक साल में किसी भी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी फाइनल वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। देखो अगर मान लो इंडिया की कोई कंपनी चाइना में जाके प्रोड्यूस करती है तो क्या वो जीडीपी में काउंट होगा? नहीं होगा। क्या होना चाहिए? इंडिया की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। एक साल में इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी, चाहे फॉरेन कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, कोई भी हो, इंडिया की बाउंड्री के अंदर एक साल में कितनी गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं बना रही हैं, उनकी क्या टोटल फाइनल वैल्यू है, उसको बोलेंगे जीडीपी। और याद रखना फाइनल वैल्यू आती है, इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं काउंट होती इसमें। जैसे मान लो एक पेन बनाया, पेन फाइनल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू काउंट होगी। पेन बनाने के लिए प्लास्टिक यूज हुआ, इंक यूज हुई, उनकी जो कीमत है, प्राइस है, वो यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनसे मिलके पेन बन गया, पेन की जो फाइनल वैल्यू उसी में काउंट हो गई ना। तो हम इंटरमीडिएट जो प्राइसेज हैं उनको काउंट नहीं करते, ये आपको याद रखना है इसमें। और जीडीपी को देखो 3 मेथड से निकाला जा सकता है, एक है आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ये तीनों मेथड आपको याद होने चाहिए। इंडिया में ये 3 मेथड यूज किए जाते हैं जीडीपी निकालने के लिए, और एनसीईआरटी में भी ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिएंट एंटीसिपेटरी बेल। ये रिसेंटली न्यूज में है, ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ट्रांजिएंट ऐसी एंटीसिपेटरी बेल दी है एक पर्सन को, क्योंकि उसकी जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो दर्ज थी तमिलनाडु पुलिस के द्वारा। अब देखो तमिलनाडु पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांजिएंट एंटीसिपेटरी बेल दी उस आदमी को। तो ये क्या सिस्टम है? क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा संविधान में, संविधान के 12 शेड्यूल में, उसमें 7th शेड्यूल है, उसमें 3 शेड्यूल, उसमें 3 लिस्ट दी हुई है 7th शेड्यूल में। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। यानी कि जो सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी होती है कि वो लॉ बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है नॉर्मली। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। जो कंकरेंट लिस्ट है इस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं, इसमें जो भी सब्जेक्ट लिखे हों उन पे, और दोनों ही कानून बना सकती हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बना हुआ है तो वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं माना जाएगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें हायर अथॉरिटी है कंकरेंट लिस्ट में भी। लेकिन जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। यानी कि स्टेट जहाँ पे नॉर्मली दर्ज हुआ है केस, नॉर्मली वहीं के कोर्ट में जाना चाहिए,
किसी को बेल लेने के लिए, बेल का मतलब जमानत, जैसे किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद छोड़ दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कुछ समय के लिए और वो केस लड़ता रहता है बाहर से, तो उसको बोलते हैं जमानत। जानेंगे आगे बेल को, क्योंकि हमें इसमें ट्रांजिएंट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जानना है। तो पहले जानेंगे हम बेल के बारे में। बेल का मतलब है जमानत, यानी कि कोई आदमी मान लो गिरफ्तार हुआ है, अरेस्ट कर लिया पुलिस ने और उसको जुडिशियल रिलीज दे दी गई, यानी कि जो कोर्ट है उसने उसको अक्यूज्ड पर्सन है, जो आरोपी पर्सन है जिस पे अपराध के आरोप लगे थे कि इसने अपराध किया है, उसको कस्टडी से बाहर कर दिया, लेकिन कंडीशन पे कि उसे तब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, उस कोर्ट में उस डेट पे उस टाइम पे उसको हाजिर होना पड़ेगा उस अक्यूज को, लेकिन उसे रिलीज कर दिया जेल से, जेल में बंद नहीं है अभी, वो रिलीज कर दिया, बेल दे दी, जमानत दे दी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है जमानत देने की जो पावर है, कहाँ से लेता है कोर्ट? ये देखो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो बना हुआ है हमारा, उसमें ये बेल का कंसेप्ट दिया हुआ है। सेक्शन 436 से लेके 439 तक, 436 से लेके 439 तक इसमें बेल का प्रोविज़न है। और सीआरपीसी के जो ये सेक्शन है 436 से लेके 439, इसमें क्या केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ही बेल दे सकते हैं? नहीं, पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है अक्यूज्ड पर्सन को। कब? कंडीशन होती है, अगर कोई मान लो कोई बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जिसमें बेल दी जा सकती है, तो पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है कंडीशन में कि ऐसा कंडीशन हो कोई उसने ऐसा अपराध ना किया हो जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती हो, यानी कि आजीवन कारावास उसकी सजा हो सकती हो, जैसे उसने मर्डर ना किया हो, रेप ना किया हो, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, यानी कि जिनमें बेल नहीं मिल सकती। अगर बेल मिल सकती है तो उसमें कोर्ट ही दे सकता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। तो ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस ऑफिसर बेल नहीं दे सकता, लेकिन जो बेलेबल है उनमें पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकते हैं, जमानत दे सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो दे ही सकते हैं। फिर आते हैं एंटीसिपेटरी बेल क्या है, उसके बाद समझेंगे ट्रांजिएंट एंटीसिपेटरी बेल क्या है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है, मान लो पुलिस किसी पर्सन को गिरफ्तार करने वाली है और उसको आदमी को पता चल गया, तो वो आदमी पहले अपने वकील को फ़ोन कर देगा कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, तो आप कोर्ट से लेके आओ परमिशन कि वो मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दे, यानी कि गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत दे देगा कोर्ट उसे, उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये बेल ग्रांट की जाती है किसी पर्सन को एंटीसिपेशन में, यानी कि पूर्व अनुमान में। एंटीसिपेशन का मतलब पूर्व अनुमान, आभास हो जाता है एप्रीहेंडिंग अरेस्ट का, यानी कि उसे अनुमान हो जाता है कि उसे पुलिस गिरफ्तार करने वाली है, तो उसे पहले से बेल दे दी जाती है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 438 में लिखा हुआ है। कोई भी इंडिविजुअल जिसको ये पता चल जाता है, डिसर्न हो जाता है, पता चल जाता है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में ट्राई किया जा सकता है, यानी कि नॉन बेलेबल ऐसे अपराध के लिए उसे पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है जिसमें बेल नहीं मिल सकती, लेकिन उसमें पहले से ही कोर्ट बेल दे सकता है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल के लिए अगर अप्लाई कर दिया तो कोर्ट पहले से गिरफ्तार करने से पहले बेल दे देगा, जिसको बोलेंगे एंटीसिपेटरी बेल। लेकिन अगर गिरफ्तार हो गया तो फिर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ तो फिर तो बेल मिलेगी नहीं उसे, क्योंकि उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस में कुछ टाइम पीरियड होता है 90 डेज वगैरह, जैसे मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, उसके बाद ही कोर्ट देखता है कि हाँ ये बंदा जिस पे आरोप लगे अक्यूज्ड है, इसको बेल दी जाए या ना दी जाए। ऐसा तो नहीं है ये जेल से निकलने के बाद बेल पे, जमानत पे उसको नुकसान पहुंचाए, विक्टिम को, जिसका मर्डर किया है, रेप किया, उसके फैमिली को परेशान करे। तो ये सब कंडीशन देखती है कोर्ट, उसके बाद ही उसे मतलब बेल प्रोवाइड करती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है कोर्ट, तो ये आपको याद रखना है। तो ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में दी जा सकती है क्रिमिनल द्वारा, जिसने क्राइम कमिट किया या नहीं किया, जिसके आरोप लगे हैं उस पर। एंटीसिपेटरी बेल है जो अरेस्ट से पहले दी जाती है, तो पुलिस फिर अरेस्ट नहीं कर सकती उस इंडिविजुअल को जिसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई है। फिर आते हैं ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट एंटीसिपेटरी बेल है कि कोई केस है, मान लो कोई पर्सन है, उसका केस तो दर्ज हुआ है किसी डिफरेंट स्टेट में और गिरफ्तार किया गया है दूसरे स्टेट से, मान लो तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया और उसका केस दर्ज किया गया कर्नाटक में या महाराष्ट्र में, तो उस टाइम पे एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है कोर्ट के द्वारा, उसी को बोलते हैं ट्रांजिएंट एंटीसिपेटरी बेल। इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज ये होता है कि पर्सन को बेल लेने के लिए अलाउ किया जाए कि जहाँ पे केस दर्ज हुआ है, मान लो तमिलनाडु में दर्ज हुआ है, तो उसकी अप्रोप्रिएट कोर्ट से
तमिलनाडु की कोर्ट में जाके वो एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविज़न फाइल कर सके। यानी कि ये भी क्या है, इसलिए दी जाती है ताकि वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डाल सके। तो ये याद रखना आपको, दूसरे स्टेट में गिरफ्तार किया जाता है और दूसरे स्टेट में केस दर्ज होता है। जिस स्टेट में गिरफ्तार किया गया उसके कोर्ट की उस स्टेट की कोर्ट में वो जा सके बेल लेने के लिए, इसलिए ट्रांजिएंट एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है। लेकिन अगर ये ट्रांजिएंट एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी गई तो फिर वो बंदा है जो अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, और फिर वो है एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी एप्लीकेशन नहीं डाल सकता, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती कि वो एंटिसिपेटरी बेल ले जाके। तो ये प्रोसीजर फॉलो होता है प्रॉपर एग्जैक्टली जैसे एंटिसिपेटरी बेल में होता है, इसी तरह से ट्रांजिएंट एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जो कंसेप्ट है ट्रांजिएंट एंटिसिपेटरी बेल का, इसके लिए क्या प्रोविजन दी हुई है इंडियन लॉज में, जैसे सीआरपीसी में दी हुई है बेल के लिए 436 से लेकर 439 तक। ऐसा देखो ट्रांजिएंट एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोई प्रोविजन नहीं दी हुई है इंडियन लॉज में, कोडिफाई नहीं किया गया इसको। ये फिर कहाँ से आया, जुडिशियल प्रैक्टिस और लीगल प्रेसिडेंस, यानी कि कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं, फैसले हैं, उनके द्वारा ये कंसेप्ट निकल के आया ट्रांजिएंट एंटिसिपेटरी बेल का। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटीज बेस्ड लैंडिंग। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। सिक्योरिटीज बेस्ड लैंडिंग जैसा इसके नाम में, सिक्योरिटीज के आधार पे कुछ उधार लेना या कुछ उधार देना। सिक्योरिटीज के आधार पे कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उधार देगा, तो ये प्रैक्टिस है लोन लेने की। इसमें लिया जाता है, जैसे मान लो मैं हूँ या कोई ए बंदा है, ये ए आदमी ने कोई अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी कंपनी में, किसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हुए हैं, म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदे हुए हैं, यानी कि शेयर बॉन्ड वगैरह कुछ खरीदे हुए हैं। अब इनके जरिए जो ये इसने सिक्योरिटीज़ खरीदी हुई हैं, सिक्योरिटीज इन्हीं को बोलेंगे जो शेयर वगैरह खरीदे हुए हैं स्टॉक म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो ये सिक्योरिटीज़ के आधार पे वो बैंक से लोन ले सकता है। इनको जाएगा गिरवी रखेगा, कोलेटरल की तरह यूज कर सकता है। कोलेटरल मतलब कुछ चीज़ गिरवी रखना। तो बैंक में जाएगा, वो अपनी सिक्योरिटी दिखाएगा कि देखो भाई साहब मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनीज में, ये मेरी सिक्योरिटीज़ है, इनको आप गिरवी रख लो और मुझे लोन दे दो। तो फिर कोई भी प्राइवेट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को लोन दे देता है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वो होते हैं जो टाइम पे लोन चुका देते हैं, उनको बोलते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यानी कि वो बंदा गया जिसने पहले भी लोन लिया हो और चुका दिया हो सही टाइम पे। तो ऐसे इंडिविजुअल को सिक्योरिटीज़ के आधार पे लोन दे दिया जाता है, इसी को बोलते हैं सिक्योरिटीज़ बेस्ड लैंडिंग। यानी कि इसमें देखो जो लोन लिया होता है ये सिक्योरिटीज़ के आधार पे दिया होता है, और इसमें लोन लेने के बाद जो पैसा मिला है उस ए बंदे को, वो उससे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी परचेज कर सकता है रियल एस्टेट में, यानी कि कोई बिल्डिंग खरीद सकता है या ज़मीन खरीद सकता है या कोई पर्सनल आइटम मशीन खरीदनी है मान लो अपनी कंपनी के लिए, वो खरीद सकता है। लेकिन जो ये लोन लिया है उससे कोई सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं है लोन लेके भी वो आगे किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे सिक्योरिटीज़ नहीं खरीद सकता। तो ये टर्म आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर। ये एक स्पेस क्राफ्ट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे टॉपिक पूछ लेता है। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा यूपीएससी ने लास्ट ईयर ही, क्या है वो, उसकी डिटेल बताइए पूरा, क्या किस लिए, क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब कुछ आपको मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी। पहली बात तो ये नासा का मिशन है। नासा क्या है, जैसे इसरो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस में आसमान में रिसर्च करती रहती है, सैटेलाइट वगैरह भेजती है। इसी तरह से अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। नासा के इंजीनियर ने अभी इस जो स्पेस क्राफ्ट है ये आईबेक्स, इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर, शॉर्टकट में आईबेक्स बोलते हैं, इसको रीसेट किया दोबारा से। ये देखो ये है स्पेसक्राफ्ट, ये घूम रहा है स्पेस में रिसर्च करता रहता है, घूमता रहता है। ये जो देखो सोलर पैनल लगे हुए हैं, क्योंकि सूरज से ही बिजली मिलती है, इसे एनर्जी मिलती है, उसी से चलता है और घूमता रहता है। ये नासा का जो इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर है 2008 में लॉन्च किया था। टारगेट क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये था हेलियोस्फेयर के आउटर एज को स्टडी करना। हेलियोस्फेयर क्या है, इसका अध्ययन करेगा। जो ये हेलियोस्फेयर का मतलब है जैसे सन है,
सन से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, बहुत सारी इससे जो पार्टिकल निकल रहे हैं, हीट निकल रही है, उसे बोलते हैं सोलर विंड। सोलर विंड, तो सोलर विंड जाके कोलाइड करती हैं। कोलाइड का मतलब क्या होता है? टकराना। किससे टकराती हैं ये? और आसमान में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, स्टार हैं, जैसे सन भी एक स्टार है, ऐसे बहुत सारे स्टार हैं, गैलेक्सी हैं, उनसे बहुत सारे मटेरियल निकल रहे हैं, उनसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। तो ये आते हैं और सन से ये सोलर विंड आ रही हैं, ये आके जिस रीजन में टकराते हैं, इस रीजन में आके टकरा गए मान लो, इस रीजन को बोलेंगे हेलियोस्फीयर। तो हेलियोस्फीयर क्या होगा? सन से सोलर विंड आई, चार्ज पार्टिकल आए, और बाकी की गैलेक्सी या फिर और स्टार से मटेरियल आया, वो आपस में जिस रीजन में टकराया, उस रीजन को, उस एरिया को बोलते हैं हेलियोस्फीयर। तो हेलियोस्फीयर को स्टडी करता है ये आईबेक्स नाम का जो स्पेसक्राफ्ट है नासा का। डिजाइन भी इसलिए किया गया था कि सन का इंटरेक्शन होता है जो बाकी के स्टार से, जो विंड आती हैं, मटेरियल आता है, उस बाउंड्री में इंफॉर्मेशन लेनी है इस आईबेक्स के जरिए। जो सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज हैं, इनको ऑब्जर्व किया जाता है किसके जरिए? ईएनए के जरिए, एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम के जरिए सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये ईएनए क्या है? एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम। ये देखो हाई एनर्जी पार्टिकल ही हैं जो सोलर सिस्टम से निकलते रहते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल। तो ये मेजर डिस्कवरी अभी तक क्या किया आईबेक्स ने, क्या क्या खोजा है आईबेक्स ने? एक तो देखो इसने हेलियोस्फीयर का मैपिंग की है, जो भी हेलियोस्फीयर जितना एरिया है जहाँ पे टकराते हैं आपस में, हेलियोस्फीयर की मैपिंग की है। दूसरा इसने डिस्कवरी किया है यहाँ पे डेंस रीजन, जो पार्टिकल का डेंस रीजन है, यहाँ पे आईबेक्स ने इसका डिस्कवरी की है। तो हेलियोस्फीयर क्या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए, मेंस के लिए। इंश्योरेंस जैसा इसके नाम में है और रेगुलेटरी भी नाम में है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करती है, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन बनाती है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। जो बीमा कंपनी होती है उनके लिए रूल्स रेगुलेशन, नियम बनाती है। अभी न्यूज में इसलिए रिसेंटली इसने कहा है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश, उनको डायरेक्शन दिया, उनको कहा है कि आप जितने भी व्हीकल हैं, जितने भी मोटर व्हीकल हैं, उनके लिए मैंडेटरी करो कि सबका इंश्योरेंस किया जाए, जितने भी अनइंश्योर्ड व्हीकल हैं सबका इंश्योरेंस करो, ये इसने कहा है। यानी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाइए इंश्योरेंस के लिए, यानी कि बिल्कुल भी ये टॉलरेंस नहीं की जाएगी कि किसी का इंश्योरेंस ना हो, किसी व्हीकल का 100% मोटर इंश्योरेंस होना चाहिए, ये इसने डायरेक्शन इशू की हैं। तो इरडाई क्या है, मेनली हमें ये जानना है। इरडाई जैसा हमने फुल फॉर्म पढ़ा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक एक्ट पास किया गया था 1999 में, 1999 में एक एक्ट पास किया गया था, इरडा एक्ट, इसके जरिए बनाई गई थी अथॉरिटी। तो एक्ट के जरिए कानून बना के किया गया है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, सांविधिक संस्था है और ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में अपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी यही है। इसका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है, जो भी पॉलिसी होल्डर हैं इंश्योरेंस के रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए इंश्योर करना कि वो ऐसे रूल्स रेगुलेशन हो कि उनकी ग्रोथ भी प्रमोट हो, ये रेगुलेशन बनाती है। ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। इसमें मेंबर कितने होते हैं? एक चेयरपर्सन होता है, 10 मेंबर होते हैं टोटल, उसमें से एक चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हेलुसिनेशन, लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ एआई चैटबॉट। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? कोई ऐसी मशीन जो इस तरह काम करे जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, अपने आप सोच के काम करे, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे चैटबॉट बनाए गए बहुत ज़्यादा, बहुत सारी कंपनी ने। चैटबॉट क्या होते हैं? जैसे मान लो टेलीग्राम पे आपने चैटबॉट देखा होगा, आप कुछ पूछते हो, ऑलरेडी वहीं से आंसर आ जाता है तुरंत। वो कौन? कोई आदमी थोड़ी ना बैठा है, ये सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, अपने आप दे रहा है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है, इन्फॉर्मेशन के आधार पे वो सर्च करता रहता है, जो भी जवाब पूछता है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर कर देता है चैटबॉट। लेकिन अभी इसमें कुछ कमी देखी गई, लिमिटेशन का मतलब कमियां।
तो इनका कुछ चैट बोट हैं जो AI बेस्ड, इनके कुछ चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं और कमियां हैं जिनकी वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है। हेलुसिनेशन का मतलब भ्रम, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी है ही नहीं, उसे बोलते हैं हेलुसिनेशन या भ्रम। तो कई सारे एग्जाम्पल है। मेनली देखो ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एथिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, क्योंकि ये देखो अगर गलत इन्फॉर्मेशन देगा किसी आदमी के बारे में, किसी को डिफेम करेगा, किसी की जो नाम है ऑलरेडी उसको बदनाम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर देखो एथिकल इशू तो होंगे ही, तो एथिक्स में भी यूज किया जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, GS पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस एंड टेक में आ जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है देखो, एक चैट GPT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है, अभी लॉन्च किया था कुछ दिन पहले ओपन AI कंपनी ने। ओपन AI है ये एक लेबोरेटरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लेबोरेटरी है US की, अमेरिका की। इसने चैट GPT लॉन्च किया था। इसमें देखो एक आर्टिकल पूछा एक जर्नलिस्ट के बारे में, तो इसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। इसने देखो CEO है एक कंपनी को, उसकी फेक कोटेशन दे दी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कंपनी के, उनकी गलत कोटेशन, यानी कि उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इसकी वजह से इसकी जो टेक्नोलॉजी है इस पर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि ये देखो किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है देखो, ये पता होना चाहिए मैच में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट का। चैट GPT भी चैटबॉट है, अपने आप आंसर देता है, कोई आदमी नहीं बैठा हुआ, सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे देता है। इंटरनेट पे सर्च करता रहता है, ये कहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसके आधार पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट है, इसका नाम है बिंग सर्च इंजन। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, एक बिंग सर्च इंजन चैटबॉट का नाम है। इसने भी बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी, कई सारी म्यूजिशियन के बारे में, मैक्सिकन के बारे में, बिली इलिस के बारे में कई सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, तो ये भी न्यूज में था। बार्ड नाम से, गूगल का है बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट का है बिंग, याद रखना। बिंग देखो ये गूगल का जो बार्ड है, जब इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इनकरेक्ट आंसर दिया, इसकी वजह से गूगल के जो शेयर के दाम है ना वो भी काफ़ी सारे घट गए। $100 बिलियन से ज़्यादा उसकी कीमत कम हो गई थी शेयर की गूगल की, जब गलत इन्फॉर्मेशन दी गूगल के बार्ड ने। 2016 में देखो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपोलोजाइज मांगी, यानी कि माफ़ी मांगी, क्योंकि ट्विटर का एक चैटबॉट है, ट्विटर का चैटबॉट के नाम क्या है, TAY, टे, याद रखना है ट्विटर का टे है। इसने भी कुछ रेसिस्ट और सेक्सिस्ट मैसेजेस दिए। नेक्स्ट है मेटा का। मेटा क्या है देखो, जो फेसबुक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इनकी पेरेंट कंपनी है मेटा। इसका एक चैटबॉट है, उसका नाम है ब्लेंडर बॉट। इसने भी बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी। इसने कहा कि एक जर्नलिस्ट का जो अकाउंट है वो डिलीट कर दिया गया, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लीक की गई मेटा के ब्लेंडर बॉट के द्वारा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं AI? क्योंकि इनमें तो कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर है, उसके आधार पर सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए इन्हें। फिर क्यों? क्योंकि देखो ये इंटरनेट से काम करते हैं, और इंटरनेट पे कहीं पे इन्फॉर्मेशन सेव है, कहीं पे मान लो इंटरनेट पे किसी की गलत इन्फॉर्मेशन सेव है, अनट्रूथफुल या बाइज्ड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन सेव है, तो उसी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं, उसी आधार पे अपना जवाब देते हैं। इसकी वजह से ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नाक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये काउंसिल है, परिषद है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाक के चेयरपर्सन ने अभी रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे कि नाक की जो फंक्शन है इंडिपेंडेंट, उसकी इंक्वायरी की जाए कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये नाक। लेकिन इसकी डिमांड को नहीं माना, चेयरमैन की डिमांड को, तो चेयरपर्सन है जो उन्होंने रिजाइन कर दिया। इस वजह से नाक न्यूज में है। तो नाक क्या है इसके बारे में जानेंगे और क्या काम करता है ये। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है नाक का? बेंगलुरु में। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, जैसे इसके नाम में है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। किसके अंडर काम करती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है? ये कमीशन है, इसके बारे में लास्ट में जानेंगे, पहले नाक के बारे में जानते हैं। जो नाक है ये क्या है देखो, इसका जो एक्रीडिटेशन है वो वॉलंटरी है, यानी कि ये देता है, असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है किसी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, उसके आधार पर रैंकिंग देता है।
A++ से लेके C तक देता है, रेटिंग देता है उसे कि उसकी क्वालिटी क्या है। यानी कि इस रेटिंग से पता चलता है कि उस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की क्वालिटी क्या है। अगर उसे D ग्रेड दे दिया, इसका मतलब ये है कि उसे प्रमाणता नहीं दी नाक ने। तो एक तरह से प्रमाण पत्र होता है उसकी क्वालिटी का, जो नाक के जरिए दिया जाता है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिया जाता है ये एक्रीडिटेशन। इसमें इवोल्यूशन किया जाता है, उसकी ऑटोनॉमी क्या है, इनोवेशन क्या क्या किया हायर एजुकेशन में उस कॉलेज ने, इंस्टीट्यूशन ने, यूनिवर्सिटी ने, उसके आधार पर दिया जाता है। और ये एलिजिबिलिटी क्या, किसको दिया जाता है, ये कम से कम 6 साल पुराना कोई इंस्टीट्यूशन हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और उसमें कम से कम 2 बैच स्टूडेंट के पास हो चुके हों, ग्रेजुएशन 2 बैच निकल चुके हों, तभी कोई इंस्टीट्यूशन नाक के लिए अप्लाई कर सकता है। वो कहेगा कि हमें रेटिंग दो, क्योंकि जब रेटिंग मिलती है तो रेटिंग के आधार पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे फंडिंग देते हैं उसे, फॉरेन एनजीओ वगैरह, बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं, दान देते हैं, ग्रांट देते हैं कि ये अच्छा कॉलेज है, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कंपनीज भी ग्रांट करते हैं, फंड देते हैं, तो ये फ़ायदा होता है उसको। पैरामीटर क्या है जिनके आधार पर नाक असेसमेंट करता है, उसका क्यूरिकुलम देखता है, फैकल्टी देखता है, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, उसके रिसर्च देखता है, फाइनेंशियल वेलबींग देखता है कि कितना उसने अच्छा काम किया रिसर्च में, कितना फैकल्टी अच्छी है, किस तरह से पढ़ाती है, ये सब कुछ देखता है नाक। वैलिडिटी कितनी होती है जब ये रेटिंग देता है, उस रेटिंग की वैलिडिटी होती है 5 साल तक की। 5 साल के बाद फिर असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है, फिर रेटिंग देता है ये नाक। तो ये प्रोसेस क्या है एक्रीडिटेशन का, पहले सेल्फ असेसमेंट करना होता है इंस्टीट्यूशन को, खुद से अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि क्या क्या वो करता है, क्या क्या क्वालिटी है। फिर पीयर रिव्यू होता है, कोई पीयर टीम आती है इंस्टीट्यूशन की, वो विजिट करती है, फिर नाक उसको वैलिडेशन देता है, नाक के जो एक्सपर्ट हैं वो टीम जाती है, फिर उसको देखती है हाँ सेल्फ असेसमेंट किया है, किसके आधार पे किया है, और फिर वो सब कुछ देखती है क्राइटेरिया, फिर एक्रीडिटेशन देती है, प्रमाणता देती है, रेटिंग देती है नाक। जो नाक है देखो ये अडॉप्ट किया गया आउटकम बेस्ड अप्रोच पे, यानी कि ये है देखो अभी जो सेल्फ असेसमेंट के आधार पे नाक देता है एक्रीडिटेशन, यानी कि पहले कॉलेज को खुद असेसमेंट करना होता है, उसके आधार पे नाक देता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये मेथड बेकार है, कि नाक खुद से आउटकम बेस्ड अप्रोच अपनाए, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन की क्या आउटकम रही है पिछले कुछ सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में, कितना उसने रिसर्च पे काम किया है, कितनी इनोवेशन लेके आया है, कितनी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की है, क्या आउटकम रही है उसकी, इसके आधार पे नाक दे, ना कि उसका सेल्फ असेसमेंट के आधार पे इसको रेटिंग दे। यानी कि वहाँ देखे स्टूडेंट्स को क्या क्या स्किल मिली है, क्या एकेडमिक एबिलिटीज़ है स्टूडेंट्स की, उसके आधार पे दे। अच्छा ऐसे जो हैं ये इनिशिएटिव कुछ और लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा कि बेस्ट परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए इंस्टीट्यूशन की, और भी लिए गए हैं, जैसे परामर्श है 2019 में यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, परामर्श ये लॉन्च किया इनिशिएटिव। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है वो मेंटर की तरह काम करते हैं, यानी कि और सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको मेंटर की तरह, यानी कि उन्हें सलाह देते हैं, इसके जरिए परामर्श देते हैं। नाक 2022 में देखो इसने एक प्रोविजनल एक्रीडिटेशन फॉर कॉलेज ये इजाद किया। इसमें क्या है, इसमें देखो 1 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है ना, उसके लिए भी रेटिंग दी इसने, जो 2 साल के लिए वैलिड होती है। जो नाक का जो मेन है वो तो देखो 6 साल पुराना इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, 2 बैच पास होने चाहिए स्टूडेंट्स के, तब देता है। लेकिन ये प्रोविजनल एक्रीडिटेशन कॉलेज के लिए तैयार किया, जो 1 साल पुराना कॉलेज है उसके लिए भी इसमें रेटिंग दी गई, 2 साल के लिए वैलिड रहती है। करंट एक्रीडिटेशन है जो कितने कॉलेज को दिया गया है नाक द्वारा, देखो अभी हमारे इंडिया में 1113 यूनिवर्सिटी हैं, 43,796 कॉलेजेस हैं। इनमें सर्वे की गई, हायर एजुकेशन रिपोर्ट तैयार की गई 2020-21 की, इसमें से 418 यूनिवर्सिटीज़ को और 9,062 कॉलेजेस को नाक के द्वारा एक्रीडिटेशन दिया गया 31 जनवरी 2023 तक, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में दिया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी देखो, इस तरह के जो एक्रीडिटेशन है इसको आने वाले 15 सालों में सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू करने का प्लान बनाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। यूनिवर्सिटी ग्रांट देखो ग्रांट भी देता है और ये परमिशन देता है, लाइसेंस देता है कॉलेज खोलने का, यूनिवर्सिटी को ये रिकॉग्नाइज करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि गवर्नमेंट ने 1956 में एक्ट पास करके बनाया गया था, यानी कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1956 में, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा सेटअप किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। ये कोऑर्डिनेशन करता है, स्टैंडर्ड देता है हायर एजुकेशन के लिए, रूल्स रेगुलेशन बनाता है हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट ब्रिंग्स क्रिप्टो अंडर मनी लॉन्ड्रिंग लॉ।
ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जीएस पेपर 3 के लिए भी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, और डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो क्रिप्टो करेंसी होती हैं, जो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, इसलिए इनको हिडन करेंसी भी बोलते हैं, या डिजिटल करेंसी, या डिजिटल असेट, डिजिटल संपत्ति, क्योंकि ये इंटरनेट पे या मोबाइल कंप्यूटर पे होती हैं। ऐसे सिंपली फिजिकल कोई नहीं रहती, जैसे 10-20 रुपये का नोट आपके हाथों में, ऐसे किसी के हाथों में नहीं रहती, स्टोर रहती है कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे। तो जो क्रिप्टो करेंसी में जो अभी ट्रांजैक्शन होता है, उसमें देखो बहुत सारी ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है, काले धन का, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया हुआ है इस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस को कम करने के लिए। वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना हुआ है, ये 2002 में बनाया था। तो इस लॉ के अंदर अभी क्रिप्टो करेंसी को भी ला दिया। फाइनेंशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये अभी क्रिप्टो करेंसी को इसके अंदर डाल दिया, इस लॉ के अंदर। तो इसलिए ये न्यूज में आया। तो सारा कुछ जानेंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव टारगेट यही है, जो ट्रांजैक्शन होता है वर्चुअल डिजिटल करेंसी का, वो कंट्री के बॉर्डर से बियॉन्ड जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी के पास हो। और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसके अंदर रहेगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकेगा। इसमें देखो केवाईसी भी मेंटेन की जाएगी क्लाइंट्स की, कौन सा क्लाइंट है जो कहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसकी नो योर कस्टमर डिटेल होंगी सारी। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। ट्रांजैक्शन जो है इसमें पीएमएलए के अंदर आएंगी, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएंगी। तो वर्चुअल डिजिटल करेंसी और फिएट करेंसी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा एक्सचेंज, वो सबका इसमें इंफॉर्मेशन सारी होगी गवर्नमेंट के पास। और कोई भी एक से ज़्यादा वर्चुअल डिजिटल करेंसी होंगी उसकी एक्सचेंज होगी। अगर वर्चुअल डिजिटल किसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ट्रांसफ़र की जाएगी तो वो सारी डिटेल। तो डिजिटल एसेट्स क्या होती हैं, वर्चुअली होती हैं डिजिटल एसेट्स, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है इनका वैल्यू का, फिजिकल कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। ट्रेड होती है, ट्रांसफ़र होते हैं, पेमेंट होती है, डिजिटली होती है, इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए। जो नोटिफिकेशन जो जारी किया है इसमें वर्चुअल जो असेट्स है इसकी डेफिनेशन दी गई है। ये सेम डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में जो है वो दी गई है। ये इसमें क्रिप्टो करेंसी भी आती हैं डिजिटल असेट्स में, या वर्चुअल डिजिटल असेट्स में क्रिप्टो करेंसी भी आती हैं, या जो नॉन फंजिबल टोकन होते हैं वो भी वर्चुअल असेट्स में आते हैं। जो ये एक्ट पास गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में पास किया गया था। और देखो एक वियना कन्वेंशन हुई थी जिसमें यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है प्रोसेस, इससे लड़ने के लिए कुछ कदम उठाए इंटरनेशनली सारी गवर्नमेंट। तो वियना कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2002 में ये एक्ट बनाया। इसका टारगेट यही था कि जो इलीगल प्रॉपर्टी है, अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, कन्फिस्केट किया जाए, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट की जाए, एक एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाई जाए। जितने भी इस एक्ट के अंदर जो केस रजिस्टर होंगे उनको देखेगा एपेलेट ट्राइब्यूनल, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उन पे आगे अपना फैसला देगी। रिपोर्टिंग एंटिटी का कंसेप्ट लेके आए इसमें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी या इंटरमीडियरीज हैं, उनको रिपोर्ट की जाए कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। जो अपेलेट ट्राइब्यूनल बनाई जाती है इस एक्ट के तहत, अपेलेट ट्राइब्यूनल बनाई जाती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, जो चेयरपर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेंबर है वो इंडियन लीगल सर्विस, रेवेन्यू सर्विस या इकोनॉमिक सर्विस में काम करता हो, इन्फॉर्मेशन हो उसको मेंबर बनाया जा सकता है। याद रखना, एक चेयरपर्सन 2 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन कौन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, या कोई जज क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, उसको भी इसका चेयरपर्सन बना सकते हैं। टेन्योर कितना होता है, जब किसी चेयरपर्सन या मेंबर को बनाया जाता है वो 5 साल तक रह सकता है इसमें, या 65 ईयर, जो भी पहले आएगी। 65 ईयर पहले हो गए तो रिटायर हो जाएगा 3 साल में ही। अगर 65 ईयर पहले नहीं आया तो 5 साल तक अपनी जॉब करेगा। फंक्शन क्या होता है, ये देखो, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट यहाँ पे जा सकते हैं। पीएमएलए के अंदर जो भी केस है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे, वो केस देगी, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, अपेलेट ट्राइब्यूनल में। अच्छा, जो पीएमएलए है इसके अंदर देखो, इस एक्ट के अंदर स्पेशल फीचर हैं। इसके अंदर स्पेशल कोर्ट भी बनाए जाते हैं, एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाती है इस एक्ट के जरिए। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पनिशमेंट किया जाता है इस एक्ट के जरिए। एडजुकेटिंग अथॉरिटी और बर्डन ऑफ प्रूफ, और जिसमें केस कौन रजिस्टर करता है और कौन देखता है, ये देखता है ईडी।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये याद रखना आपको, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में 1956 में बनाया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ताकि ये ऐसे केस देख सके जो इकोनॉमिक रिलेटेड क्राइम होते हैं, ऐसे केस देख सकें। और अब ये पीएमएलए के अंदर जो केस रजिस्टर होते हैं उनको भी देखती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो इंटरफेरेंस फ्रॉम सैटेलाइट्स। रेडियो इंटरफेरेंस का मतलब रेडियो वेव्स का इंटरफेरेंस। रेडियो वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं समझेंगे आगे, रेडियो वेव्स क्या होती हैं इसको भी समझेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब है हस्तक्षेप। देखो सैटेलाइट है जो स्पेस में घूम रहे हैं अर्थ के चारों ओर, उनसे रेडियो वेव्स निकलती हैं, और भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं, तो ये आपस में टकरा जाती हैं, इंटरफेयर करती हैं। जब इंटरफेयर करती हैं तो इनसे कम्युनिकेशन में बाधा आता है। जैसे मान लो कोई टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, पहले यहाँ से अर्थ स्टेशन पे जाएगा, फिर सैटेलाइट पे जाएगा, फिर आएगा अर्थ स्टेशन पे, फिर डिफरेंट जो यूजर हैं उनके टीवी चैनल पे दिखाई देगा वो। इस तरह से ये सैटेलाइट से के थ्रू टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग होती है। लेकिन जो ये रेडियो सिग्नल जा रहे हैं, अगर बीच में कोई और रेडियो सिग्नल के इंटरफेयर करेंगे तो फिर डिस्ट्रक्शन होगा कम्युनिकेशन में। जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा टीवी पे झिलमिल सी आ जाती है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन में बाधाएं आती हैं। तो ये रेडियो वेव्स के इंटरफेरेंस से आती हैं। और इसमें जो रेडियो टेलीस्कोप है इनका एस्ट्रोनॉमर यूज करते हैं यूनिवर्स में स्टडी करने के लिए, और सैटेलाइट या वायरलेस टेक्नोलॉजी इनसे जो इंटरफेरेंस होता है इनको स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो इंटरनेट नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क को आगे और बढ़ाने के लिए बहुत सारी जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वनवेव लॉन्च किया प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, हजारों सैटेलाइट अर्थ के स्पेस में भेजे जाएंगे। अब वो अर्थ के चारों ओर घूमेंगे कुछ कम ऊंचाई पे, अब वो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, जैसे दूर दराज के इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं, ऐसे इलाकों में ये भी रेडियो वेव्स के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करेंगे सरफेस पे। अब जब ये रेडियो वेव्स सैटेलाइट से जो निकल रही हैं और सैटेलाइट से रेडियो वेव्स उनसे टकराएंगी तो कम्युनिकेशन में बाधा आएगी। इसमें देखो स्पेक्ट्रम यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होती हैं। तो रेडियो वेव्स क्या पहले ये जानते हैं, फिर स्पेक्ट्रम क्या होता है ये जानेंगे। रेडियो वेव्स होती हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये वही उनसे ही इमिशन होता है रेडियो वेव्स का, और जनरली ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। देखो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या होता है ये जान लो, थोड़ा सा आपको पता भी होगा, नहीं पता तो जान लो। जैसे कोई भी किरण है, वेव है, वो सीधा नहीं चलती, हमेशा ऐसे बनाती है, इसलिए इसको वेव बोलते हैं। और मान लो हम इसे वाई एक्सिस बना दें, इसे एक्स एक्सिस मान लें, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब जो ये वेव है, ये वेव जा रही है इस तरह से, जैसे मान लो सन की तरफ देखो, सूरज की तरफ लाइट जो आ रही है वो लाइट भी सीधा नहीं आ रही है, इस तरह से वेव फॉर्म में आ रही है आपके पास। तो जो वेव है ये ऊपर वाला पार्ट बोलेंगे क्रेस्ट, और इसको बोलेंगे ट्रफ, ट्रफ TROUGH, और क्रेस्ट CREST, क्रस्ट। दो क्रस्ट के बीच की दूरी को बोलेंगे वेवलेंथ, यानी कि एक वेव की लेंथ हो जाएगी। वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से यहाँ तक आई, यानी कि जो ये वेवलेंथ है, या यहाँ से मेजर कर लो, यहाँ से, जनरली हम यहाँ से मेजर करते हैं क्रेस्ट से, या ट्रफ, दो ट्रफ के बीच की दूरी। तो वेव की लेंथ ये हो गई वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज, HERTZ। हर्ट्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में, यानी कि टाइम पीरियड में कितनी साइकिल हैं। अब देखो ये कितनी साइकिल है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक एक सेकंड लगा टाइम। और एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल हैं, ये साइकिल यहाँ से आई, एक हो गई, फिर ये दो हो गई, यहाँ से तीसरी हो गई, यहाँ से चौथी हो गई, यानी कि एक सेकंड में 4 साइकिल आई। तो देखो नंबर ऑफ साइकिल कितनी होगी, 4। तो ये नंबर ऑफ साइकिल बताता है हर्ट्ज, ये है फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो एक सेकंड में ये 4 साइकिल हैं, अगर यहीं पे एक सेकंड में बहुत सारी साइकिल आ जाएं, ऐसे बहुत सारी साइकिल, ये देखो बहुत सारी साइकिल हो गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। नंबर ऑफ साइकिल जितनी ज़्यादा होंगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जब नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा हुई तो वेवलेंथ तो कम हो गई ना, देखो दो क्रेस्ट की जो दूरी है बीच में कम हो गई, यानी कि वेवलेंथ कम होगी। तो ये बात याद रखना, वेवलेंथ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी के। वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 में फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। विपरीत होती है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो वेवलेंथ कम रहेगी, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी। तो वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो रेडियो वेव्स की जितने भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि वेवलेंथ इसकी ज़्यादा हुई, फ्रीक्वेंसी कम होगी फिर इसकी। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपने सुना भी होगा, जैसे मान लो 5G अभी लॉन्च होने वाला है तो इसके लिए स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट अलोकेट करेगी, देगी, बहुत सारी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदेंगी। स्पेक्ट्रम क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए कम्युनिकेशन होता है, इसकी कितनी रेंज यूज कर सकती है कंपनी, उस रेंज को खरीदती हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है, विजिबल लाइट है जो सूरज से आ रही है, या रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव की, एक्सरे की, या कोई और फ्रीक्वेंसी है, कोई और भी वेव है उसकी भी फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर करते हैं हम। हर्ट्ज का मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। और देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये हैं मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरे वेव, गामा रे वेव। इनकी देखो जो वेवलेंथ है, आप यहाँ से इधर जाओगे, यानी कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इधर जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम। इधर आओगे गामा रे की सबसे कम वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है ना, वो उसमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होती है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा। तो गामा रेज की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और गामा रेज कैंसर को ठीक करने के लिए भी यूज होती हैं। जो कैंसर सेल होती हैं ना बॉडी में, उनको मारने के लिए गामा रेज गुजारी जाती हैं। एक्सरे तो आपने देखी होंगी, एक्सरे करवाया होगा कभी, एक्सरे बॉडी से आर पार निकल जाती हैं एक्सरे, ऐसे गामा रेज भी निकल जाती हैं। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम है। तो ये याद कैसे कर सकते हो आप, देखो इस तरह से याद कर सकते हो। यहाँ एक लिखा हुआ है ये सेंटेंस, रेड मार्शियन इन्वेडेड वीनस यूजिंग एक्सरे गन्स। मैं तो इसे ऐसे याद रखता था पहले कि गामा में जी आ रहा है, एक्सरे में एक्स, अल्ट्रा में यू, विजिबल में वी, तो मैं रखता था जी एक्स यू वी या जी एक्स यू विम आर, जी एक्स यू विम आर। अब यानी कि गामा रेज इधर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और वेवलेंथ कम, और रेडियो वेव्स की तरफ वेवलेंथ ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी कम। तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप। अब जानते हैं रेडियो स्पेक्ट्रम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आ रहा है यानी कि जो इनका इंटरफेरेंस होता है दूसरे सिग्नल्स के साथ, वो ये रेडियो स्पेक्ट्रम पॉल्यूशन। तो ये फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी आपस में टकराएंगी, मल्टीपल सिग्नल टकराएंगे, उनका इंटरफेयर होगा, वही रेडियो स्पेक्ट्रम पॉल्यूशन है। रेडियो सिग्नल जब अर्थ पे पहुंचते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, या मेन मैड इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि ये जब आते हैं स्पेस से, सैटेलाइट से, वीक भी हो जाते हैं, कमज़ोर भी हो जाते हैं। जो आसपास एटमॉस्फेयर में और रेडियो सिग्नल घूम रहे हैं या फ्रीक्वेंसी और घूम रही हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घूम रही हैं, उनसे इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से सिग्नल वीक हो जाते हैं, कम्युनिकेशन भी प्योर हो जाती है, कम्युनिकेशन कमज़ोर भी हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल टूट जाती है, कुछ नहीं आ पाता। तो यही था इसके बारे में। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका कि रेडियो इंटरफेरेंस ना हो, रेडियो स्पेक्ट्रम पॉल्यूशन ना हो। इसके लिए देखो रेडियो क्वाइट जोन डेवलप किए जाते हैं। रेडियो क्वाइट जोन यूएसए ने भी डेवलप किए, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने, चाइना ने। क्या है रेडियो क्वाइट जोन, देखो इनको डार्क स्काई रिजर्व भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे जोन जहाँ पर रेडियो कोई सिग्नल हो ही ना, रेडियो सिग्नल ही ना हो। ये इंडिया में कहाँ पे बनाए गए हैं डार्क स्काई रिजर्व या रेडियो क्वाइट जोन, इंडिया में लद्दाख में बनाया गया है, हेनले डार्क स्काई रिजर्व इसका नाम है। नेक्स्ट टॉपिक है निसार सैटेलाइट। बहुत बार न्यूज में रहा है, बहुत बार। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि देखो यूएस की जो एयरफोर्स है उसने इंडिया को दे दिया निसार, इसरो को दे दिया, हमारे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसको दे दिया निसार नाम, इसलिए क्योंकि इसको दोनों ने मिलकर बनाया है, नासा और इसरो दोनों ने मिलकर बनाया है इसको, इसलिए दोनों के नाम के जो अल्फ़ाबेट लिए गए निसार में। नासा और इसरो क्या ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो अभी यूएस एयरफोर्स है उसने इसरो को दे दिया है। ये क्या काम करेगा, ये देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये वर्ड आपको याद रखना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि अर्थ पे जो मूवमेंट होंगी उनको ये ऑब्जर्व करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनकी जांच करेगा। जैसे देखो वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में जानकारी लेगा। वॉल्केनिक इरप्शन आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में लेक्चर पढ़ा हुआ देख सकते हो, ज्वालामुखी बोलते हैं हिंदी में। एग्रीकल्चर की मैपिंग करेगा, यानी कि क्रॉप की मैपिंग करेगा। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ की मैपिंग करेगा, भूस्खलन बोलते हैं लैंडस्लाइड को हिंदी में। तो निसार क्या है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है इस तरह का, देख सकते हो आप। इसमें एल बैंड एस बैंड फ्रिक्वेंसी यूज की गई है। एल बैंड एस बैंड की रेंज क्या होती है, देखो एल की रेंज होती है 1 to 2 गीगा हर्ट्ज, और 1 गीगा हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं, 1000 हर्ट्ज। और हर्ट्ज क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, पढ़ाई हमने ऊपर। और एस बैंड में कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, 2 से 4 गीगा हर्ट्ज। ये याद रखनी है भाई साहब, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, कई बार पूछा है बहुत सारे लोगों से कि इनकी रेंज क्या है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होता है, जिसने बीटेक की हुई है या किसी और टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो पूछ लेते हैं। तो एल बैंड एस बैंड की फ्रिक्वेंसी क्या हमने डिस्कस की, तो ये बैंड यूज किए गए हैं इसमें। ये 2800 किलोग्राम का है। एल बैंड एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार इसमें यूज किए गए हैं। डुअल फ्रिक्वेंसी इमेजिंग रेडराइट सैटेलाइट है ये, यानी कि 2 रेंज फ्रिक्वेंसी यूज की गई है इसमें। हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर यूज किया गया है इसमें, जो स्टोर करेगा डेटा को। पेलोड और भी डाला है इसमें, जो डेटा सब सिस्टम को ये प्रोसेस करेगा। इसमें देखो एक एंटीना यूज किया गया है, 39 फीट का स्टेशनरी एंटीना रिफ्लेक्टर। ये देखो ये एंटीना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एंटीना यूज किया गया। जीपीएस सिस्टम भी काम करेगा इसमें, और ये देखो जीपीएस सिस्टम के जरिए जानकारी जुटाएगा, सिग्नल रिसीव करेगा, भेजेगा अर्थ पे। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक। तो लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक जो और न्यूज में रहे हैं, जैसे देखो एक इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है हिंदी में अतुल्य, जिसका कोई मोल ना हो। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन का मतलब अभियान। ये किसका अभियान है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, यानी कि पर्यटक मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। काम क्या है, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना, जैसा इसके नाम में। एक टॉपिक था गुंडी नेशनल पार्क। गुंडी नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क ये कहाँ पे, न्यूज में था, तमिलनाडु में, बस इतना याद रखना है, तमिलनाडु में गुंडी नेशनल पार्क। एक देखो होली मनाई जाती है, मणिपुर में भी मनाई जाती है, लेकिन मणिपुर में जो एक मैटी कम्युनिटी है, मैटी कास्ट है, जूल ट्रे में आता है, मैटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो होली मनाते हैं। होली को वहाँ पे मैटी कम्युनिटी बोलते हैं याओसांग, YAOSHANG, वायोसांग फेस्टिवल। और यहाँ पे जो मैटी कम्युनिटी है अपना फोक डांस भी करती है। फोक डांस उनका जो लोकल डांस है, ट्रेडिशनल डांस है, उस डांस को बोलते हैं वो थबल चोंगबा। तो ये याद रखना, थबल चोंगबा। इसकी प्रोनाउंसिएशन उनकी भाषा में कुछ और भी हो सकती है। और देखो कुछ एनवायरनमेंट के टॉपिक हैं जो लास्ट ईयर में रहे थे या 2021 में न्यूज में रहे थे, वो कुछ लिख लो आप, नोट्स बना लो। एक देखो लिस्बोन डिक्लेरेशन है, लिस्बोन डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा पत्र। लिस्बोन नाम की एक जगह है पुर्तगाल में, कैपिटल है पुर्तगाल की, पता ही होगा आपको। ये पुर्तगाल यूरोप में एक देश है, यहाँ पे ये हुई थी। ये क्या है, लिस्बोन डिक्लेरेशन। देखो यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस किस लिए हुई थी ये हुई थी बिलो वाटर इकोसिस्टम को बचाना। बिलो वाटर का मतलब ओशन के जो इकोसिस्टम है, लाइफ बिलो वाटर को बचाना और उसको इकोसिस्टम को कंजर्व करना। लाइफ बिलो वाटर, इसको कंजर्व करना। और लाइफ बिलो वाटर कहाँ, ओशन में या किसी समुद्र में, नदियों में। तो मेनली जो ओशन है, ओशन इकोसिस्टम कम से कम 30% या उससे ज़्यादा जो ओशन इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है, 2030 तक बचाना है। जो कार्बन न्यूट्रलिटी है ओशन में, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब जितना ओशन में कार्बन एब्जॉर्ब होता है, मतलब इमिशन होता है मान लो ओशन के आसपास, उतना एब्जॉर्ब भी करना कार्बन को। तो कार्बन न्यूट्रलिटी 2040 तक अचीव करनी है, ऐसे टारगेट थे। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज को बढ़ाना है, ऐसे टारगेट थे। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है ये, देखो पहली हुई थी 2017 में, फर्स्ट टाइम 2017 में हुई थी। लास्ट ईयर जो 2022 में हुई थी, ये कीनिया एक कंट्री है। कहाँ पे कीनिया, अफ्रीकन कंट्री है, देखो यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री है ये
कीनिया और पुर्तगाल दोनों ने होस्ट किया था यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस को। वहीं पे लिस्बन डिक्लेरेशन जारी की, जिसका काम क्या था, ओशन को कंजर्व करना। ये इतना याद रखना आपको इसमें। और कई टॉपिक हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो 2022 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और अब भी न्यूज़ में रहे हैं, 1-2 महीने में काफ़ी न्यूज़ में, उनको और देख लो आप। 2-3 टॉपिक है बस छोटे छोटे से। एक है फर्स्ट मूवर कोलिशन। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। फर्स्ट मूवर कोलिशन किसका है ये याद रखना है। ये यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएस अमेरिका ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर ये फर्स्ट मूवर कोलिशन लॉन्च किया और इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया। याद रखना, इंडिया ने भी ज्वाइन किया है। काम क्या है इसका, काम ये है, देखो जो वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैलाती हैं, ग्लोबल इमिशन करती हैं, यानी कि उत्सर्जन करती हैं ग्रीन हाउस गैस का, उसको क्या है, कम करना है। यानी कि नेट जीरो ट्रांजिशन लेके आना है इंडस्ट्रीज़ का। नेट जीरो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, नेट जीरो ट्रांजिशन का मतलब है कि जितना इमिशन ये कर रही है उतना एब्जॉर्ब भी करें कोई टेक्नोलॉजी यूज करके। नेक्स्ट टॉपिक है एक आवर लाइफ टाइम कैंपेन। आवर लाइफ टाइम कैंपेन क्या है, आवर लाइफ टाइम कैंपेन देखो ये किसने लॉन्च की थी, ये याद रखना आपको। आवर लाइफ टाइम कैंपेन, कैंपेन का मतलब अभियान। ये अभियान किसने लॉन्च किया था, ये किसने लॉन्च किया था, एक तो ये याद रखना आपको, ये लॉन्च किया था नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर काम करता है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसने हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। इसने यूएनडीपी के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने मिलके इन दोनों ने ये कैंपेन लॉन्च किया था। इसका काम क्या है, देखो 18 से 23 साल के जो भी यूथ हैं उनमें ऐसी अवेयरनेस लेके आनी है ताकि वो सस्टेनेबल लाइफ को अपनाए। सस्टेनेबल लाइफ यानी कि जो रिसोर्स है उनका एक्सप्लॉइट ना करें, उतना यूज करें जितना जरूरी है। एक देखो लाइफ कैंपेन भी लॉन्च किया था, इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। एक ग्लासगो एक हुआ था, ग्लासगो में जो COP26 हुई थी ना, ग्लासगो में COP26 की यूएनएफसीसी की, और यूएनएफसीसी के बारे में आप जानते ही हो, स्पेशल लेक्चर बना हुआ एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसकी COP26 यानी कि 26वीं मीटिंग हुई थी इसकी 2021 में, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था लाइफ कैंपेन इंडिया ने। इसका भी टारगेट ये था और बाद में इंडिया ने इंडिया में लॉन्च किया 2022 में। इन्वायरमेंट डे पड़ता है 5 मई के लगभग पड़ता है, 5 जून या 5 मई में इन्वायरमेंट डे, उस पर लॉन्च किया था लाइफ कैंपेन इंडिया में। इसका ये था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या एक्सपर्ट हैं या साइंटिस्ट हैं उनको इनवाइट करना ताकि वो कुछ ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बताएं जिसकी वजह से लोगों में कॉन्शियसनेस बढ़े इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। तो ये लाइफ कैंपेन भी आपको याद रखना है। एक देखो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे छोटे और हैं। एक है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ये किसने जारी की है, ये सेबी ने। सेबी आप जानते हो क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, उसने लॉन्च किया है। देखो सेबी ने लॉन्च किया है ये बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इस तरह के टॉपिक में फंस जाते हैं कभी। सेबी ने क्यों लॉन्च किया है, इसमें देखो जो भी बिजनेस करती है कंपनी उनको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है, उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। यानी कि कोई बिजनेस जो कर रहा है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपना रहा है या नहीं अपना रहा, इसकी रिपोर्ट देगा, मैंडेटरी है, ये रिपोर्ट देगा ही देगा। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य है। एक और था इनिशिएटिव देखो, सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप। ये किसने लॉन्च किया, ये आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक, आरबीआई ने लॉन्च किया। इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है जो भी एरिया में इन्वेस्टमेंट होती है वो क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस से रिलेट की जाए। यानी कि ये भी क्लाइमेट से रिलेटेड लॉन्च किया था आरबीआई ने, सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप। तो ये इतना आपको याद रखना है। और देखो ज़्यादा हो जाएंगे, इसी तरह से हम 4-5 मिनट लास्ट के कुछ बाद के टॉपिक जो हमने कवर भी नहीं किए। देखो हमने जुलाई से अगस्त से लेके दिसंबर तक जो करंट अफेयर कवर भी नहीं किया है, उसके जो टॉपिक बचे हैं इसी तरह से 5-5 मिनट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। और 2021 से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिवाइज करते रहेंगे इसी तरह से। यही टॉपिक थे आज के।